सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस सेशन के अंदर कवर्ड होंगे। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा सेशन अटेंड करें ताकि एनसीईआरटी को आप अंडर एस्टिमेट तो करते हैं लेकिन एटलीस्ट उसका कोई क्वेश्चन आप ना छोड़े, राइट? लगाया है हमारा, तो दैट मीन्स अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द केमिस्ट्री विल हैपन। बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, राइट? Oh hey guys, hi, a very warm welcome to Vedanta. I hope you all are doing amazing. आज के सेशन में we are going to talk about the NCERT solutions ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट और जो चैप्टर काफी हाई वेटेज में आपके एग्जाम में दिखेगा प्लस इजी टू स्कोर है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। सो सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस सेशन के अंदर कवर्ड होंगे। सो दैट मींस इंटेक्स से लेके जो बैक एंड पे आपकी एक्सरसाइजेस हैं फॉर दिस चैप्टर वी वुड बी डूइंग ऑल ऑफ दैट, राइट? सो मेक श्योर कि आप ये पूरा सेशन अटेंड करें ताकि एनसीईआरटी को आप अंडर एस्टिमेट तो करते हैं लेकिन एटलीस्ट उसका कोई क्वेश्चन आप ना छोड़े, राइट? सो अगर ये सेशन भी लगा लोगे, आपने वन शॉट सेशन लगाया है हमारा, तो दैट मीन्स अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द केमिस्ट्री विल हैपन, राइट? अब इसमें आपको क्या करना है, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस को साथ में ये देखना है कि जो आंसर की फ्रेमिंग है ना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम कैसी करने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने भी वन शॉट सेशन को मिस किया है तो चारों चैप्टर्स के वन शॉट सेशंस मैं इसी चैनल पे ले चुकी हूँ, प्लेलिस्ट हैज बीन अपडेटेड। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये चारों चैप्टर्स को आपने अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना है, राइट? और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अभी यहाँ से सॉल्व कर लो बिकॉज बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, राइट? और वहां भी मार्क्स करते हैं बिकॉज आंसर फ्रेमिंग आपको नहीं आती। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को बनाएंगे और सेशन का पीडीएफ क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला इंडेक्स सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो यार हम मर्क्यूरी लिक्विड थर्मोमीटर्स है ना, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स है उनमें ही देखते हैं। मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल दैट वी सी, ओके? तो नेक्स्ट इज एक ऐसा मेटल जो इजीली आप नाइफ से कट कर सकते हैं। अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ इट इज सोडियम, है ना? सोडियम पोटेशियम है, ये काफी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यू कैन कट देम विद अ नाइफ, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट रिएक्टिव। तो आपको बहुत ध्यान से, सोडियम को तुम केरोसिन में ही रखते हैं ताकि ऑल टाइम कवर्ड रहे, सोडियम के ऊपर एक लेयर रहे केरोसिन की, है ना? बट यू कैन कट इट इजीली क्योंकि इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो एक ऐसा मेटल जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का दैट इज सिल्वर। लेकिन सिल्वर क्योंकि बहुत महंगा होता है तो वी डोंट यूज इट, है ना? सिल्वर की जगह पर वी यूज एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं, कॉपर हम यूज कर सकते हैं एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बाकी बेस्ट ये है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बेटा लेड इज द बी डिस्पाइट बीइंग अ मेटल पुअर कंडक्टर होता है हीट का, राइट? So you got your answers. The next question is explain the meaning of malleable and ductile. तो malleable का मतलब होता है जिसको अगर मान लो मैंने थोड़ा सा भी गर्म करा, है ना, और उसको मैंने बीट करना शुरू किया तो वो ना थिन शीट्स में टूट जाएगा। तो टेंडेंसी टू कन्वर्ट अ मेटल की टेंडेंसी यूजुअली जिससे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो मैलिएबिलिटी कहलाता है। जैसे गोल्ड आपने देखा होगा, तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, अलग अलग जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उनको वही बीटिंग करके हीट करेंगे, दे विल बीट इट, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से दे कैन रीफॉर्म इट टू कोई भी शेप, है ना? डक्टाइल का मतलब होता है जो थिन वायर्स में बन जाए, है ना? थिन वायर्स में, तो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स, जैसे ट्रांसमिशन वायर्स में तुम्हारे जो चार्जर्स होते हैं उसमें यूज करते हो, दैट इज डक्टिलिटी का फिनोमिना, ओके? सो वी कैन एक्सप्लेन, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कहते हैं व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर ही डिप करके हम क्यों रखते हैं? देखो दिस इज केरोसिन ऑयल, ये सोडियम मेटल है, तो क्योंकि सोडियम पे ना हम केरोसिन के अंदर डिप इसीलिए रखते हैं क्योंकि जैसे ही सोडियम जो है एयर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत जो है सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है ना, काफ़ी हीट रिलीज होती है, तो इट सोडियम कैन कैच फायर। या पानी के साथ भी काफ़ी जो रिएक्शन है विगरस होती है, पानी के साथ सोडियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी के साथ ही मिलके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा,
साथ में हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन गैस के साथ ना जो एनर्जी रिलीज करती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इतनी हाई होती है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये इग्नाइट हो जाती है। सो हाइड्रोजन गैस गेट्स इग्नाइटेड, तो इसीलिए सोडियम जो है दैट इज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, कि उसको कवर करके रखे हम, है ना, केरोसिन ऑयल की सरफेस से, ताकि डजंट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर एंड कॉज द एक्सप्लोजंस, बेसिकली फायर एक्सीडेंट्स, है ना। टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर्स हम लोग ये करते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट रिएक्टिव। अगर चाहो तो आप रिएक्शन दे सकते हो, दैट इज इवन बेटर। ओके, नेक्स्ट कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन को अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, पहली बात तो आयरन ऐसे ही किसी ठंडे पानी के साथ, गर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आपको बकायदा वेपर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से ना एक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बनता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जिसमें एक्चुअली जो Fe3O4 है ना, एक कॉम्बिनेशन होता है दो ऑक्साइड्स का, FeO का और Fe2O3 का। तो इसमें आयरन +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ओके ओके, नाउ बैलेंस करना चाहते हो तो देखो 3 आयरन दोनों साइड, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन दोनों साइड, ये 8 हाइड्रोजन हो गए, इसको भी 8 बना दो। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम को बेटा जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम को अगर आप, कैल्शियम सॉलिड है, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है पहले, जो फर्दर पानी में सॉल्यूबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम करता है, बट पोटेशियम और रिएक्टिव है कैल्शियम से, पोटेशियम रिएक्ट करेगा, यहाँ भी फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको बहुत ध्यान से इसको रिएक्शन को करना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ठीक है। वैसे मेंशन नहीं किया है बैलेंसिंग के लिए, अगर आप करना चाहे कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट आयरन सॉलिड है, वाटर स्टीम लिया था तो गैस होगा, Fe3O4 सॉलिड बनता है ना, द गैसियस स्टेट। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैंपल ऑफ 4 मेटल्स जो हैं दे वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, ठीक है। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इस टेबल के आधार पर बताइए कौन सबसे रिएक्टिव मेटल है। क्या ऑब्जर्व होगा अगर बी को कॉपर सल्फेट में डाल दिया और अरेंज करिए रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कुल मिला के ए, बी और सी, डी की रिएक्टिविटी पूछी है, तो हम कैसे बताएंगे। देखो, हम टेबल से पहले तो उस मेटल को ढूंढेंगे जो सबके साथ रिएक्शन करता है। क्या कोई ऐसा है? नहीं। तो ऐसे देख लो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। डी को देखो, आयरन के साथ नो रिएक्शन, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट नो नो। तो मतलब भैया डी तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो पता चल गया, डी तो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, बी को देखो, बी आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर जाता है। दैट मीन्स बी क्या करेगा, बी जो है ये आयरन को जो है आराम से डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो मतलब बी का सल्फेट बन गया और आयरन बाहर आ गया। दैट गिव्स अस अ कंक्लूजन कि भैया बी तो जो है वो आयरन से ज्यादा स्टेबल है। बाकी सबको देखो, ए आयरन से कम स्टेबल है, सी कम स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, पता चल गया है ना। अब अगर हमें मान लो ए और सी में कंपेयर करना है, तो ए देखो, ए कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और सी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, यानी सी जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो पता चल गया बी के बाद ए आएगा रिएक्टिविटी में, फिर आएगा सी और लीस्ट इज डी, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक तो हमें पता चल गया, बी सबसे रिएक्टिव, फिर ए, फिर सी और फिर डी, तो मोस्ट रिएक्टिव है बी। अच्छा, कहता है अगर बी को कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या होगा। यार एक बात बताओ, बी अगर डिस्प्लेस कर पा रहा था आयरन को, तो वी नो दैट कॉपर तो लेस रिएक्टिव है आयरन से। अगर बी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो क्या कॉपर को नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी, है ना। तो बी मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगी तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाएगा। ओके, बी सबसे रिएक्टिव है, हम कर चुके हैं इसे, बी ए सी डी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। कर सकते हो, इतना फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत थ्योरेटिकली है, तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट्स में बताना है जैसे हमने किया है, ठीक है, डायरेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो बताइए, जैसे बताना एक रिएक्टिव मेटल है सोडियम और मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया, है ना, जो एक्वस सॉल्यूशन है। तो यार जनरली ये रिएक्शंस होते हैं कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को तो आराम से डिस्प्लेस करेगा, तो H2 एज गैस जाएगी बाहर, है ना, और साथ में सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो कौन सी गैस मिलती है? अच्छा, हाइड्रोजन। ओके, इसने बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा यहाँ पर, आयरन इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन जाएगा गैस की तरह और हमें मिलेगा फेरस सल्फेट विच इज पेल ग्रीन इन कलर। बता सकते हैं रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आई थिंक नो इश्यूज, इजी क्वेश्चन है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व जब जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। देखो जिंक मेटल है, हमने इसको ऐड किया FeSO4 में, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो बेटा FeSO4 जो है दैट इज पेल ग्रीन इन कलर, यस पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। और जैसे ही हम जिंक की रॉड को इसमें डिप करेंगे ना, तो जिंक इज एक्चुअली अब आप रिएक्टिविटी चीज याद करो, प्लीज स्टॉप calling me a zebra, I like, बस इतना ही पता चल जाएगा। अब देखो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक डिस्प्लेस करेगा आयरन को टू गिव जिंक सल्फेट एंड आयरन विल कम। तो यानी जिंक सल्फेट इज कलरलेस, है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है, तो हमें क्या मिलता है? कलरलेस सॉल्यूशन। तो दैट इज व्हाट विल हैपन। तो पेल ग्रीन कलर जो है दैट विल फेड अवे। आवाज आ रही है? ऑल वेल? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन, यू कैन टेल मी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सेज दैट राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है? एलिमेंट का सिंबल लिखना है और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से या क्रॉस से दिखाना है। जैसे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप डॉट या क्रॉस से उसके अराउंड जैसे मर्जी दिखाना है दिखा दो, ठीक है। कहता है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जैसे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा है, राइट, तो कैसे करेंगे? देखो सोडियम ऑक्साइड में समझो सोडियम के 2 एटम्स है ना, और दोनों में सोडियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। तो एक ऑक्सीजन एटम ये चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो एक सोडियम एटम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये सोडियम कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। वैसे सिंगल ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में हम सिंगल हेडेड एरो से दिखाते हैं, बट एनसीईआरटी टॉक्स लाइक दैट, जनरल रखा है उसने, है ना, 10th में, तो हम ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में। तो देखो एक सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये Na+ केटायन बनेगा, इसने भी किया, ये भी केटायन बन गया। अच्छा, इस ऑक्सीजन ने 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू हैव 2 नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स हमारे पास 2 तो सोडियम आयोन्स आ गए, है ना, और एक हमारे पास ऑक्साइड आयोन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यानी ये Na2O बनता है जिसमें वी आर हैविंग 2 सोडियम केटायन एंड 1 ऑक्साइड आयोन, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। आयोन्स क्या है इसमें? सोडियम आयोन और ऑक्साइड आयोन्स बना सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही MgO का दिखा दो। Do we have a slide? Let me check. Okay. देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम कैसे दिखाएंगे? मैग्नीशियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस शेल में। ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, जैसे मिनियन देख रहे हैं इतने ध्यान से आपको देखना है। तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स Mg2+, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 2 नेगेटिव। तो दिस इज MgO। MgO में एक मैग्नीशियम केटायन है 1 Mg2+ एंड 1 O2 नेगेटिव, 1 ऑक्साइड आयोन। तो दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दिखा सकते हैं? यस, एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रॉपर्ली फ्रेम करके जो है दिखाना है आंसर, फाइन।
ओके नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयोन्स इन्वॉल्व्ड, है ना। और जहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयोन्स आ गए, आपको पता है वहाँ पे कौन सी अट्रैक्शंस आ जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, है ना। और इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हाई जो है मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट सिंपल हाईलाइट कर देंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है उस फोर्स का नाम भी बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। सो द मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई, जैसे NaCl का अराउंड 801 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है डिफाइन द फॉलोइंग मिनरल। मिनरल को डिफाइन करिए। तो मिनरल कौन होते हैं बेटा? मिनरल्स ऐसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब नेचुरली ऑकरिंग आप बोलो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वी विल सिंपली फ्रेम द नेचुरली मटेरियल्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली, दे आर मिनरल्स। जैसे क्ले, बॉक्साइट, है ना, सिलिका, माइका, ये सारे मिनरल्स होते हैं। अच्छा, ओर्स कौन होते हैं? ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। तो ओर के लिए वी विल से द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है। उसके बाद गैंगी। अब गैंगी कौन होते हैं? जैसे ही हमारे जो ओर होते हैं, हम ओर को जब जमीन से निकालते हैं, है ना, माइनिंग प्रोसेस में, तो उस दौरान जो भी अर्दी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारे बेसिकली ओर के साथ स्टिक हो जाती है, उनको गैंगी पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जब हम मेटलर्जी करते हैं और उसमें पहले स्टेप के अंदर जब हम कॉन्सेंट्रेशन ओर का करते हैं या एनरिचमेंट ऑफ द ओर, उसमें हम गैंगी पार्टिकल्स को ही रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज जैसे सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्दी पार्टिकल्स, माइका जो ओर में लगे होते हैं, दैट इज द गैंगी पार्टिकल्स। ओके, नेम 2 metals which are found in the nature in the free state, सॉरी, जो फ्री स्टेट के अंदर जो है, सॉरी, नेचर के अंदर मिलते हैं, तो उनकी मेटल्स की बात करें तो देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो काफ़ी लो इन रिएक्टिविटी होते हैं, तो वो आपको पता है नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे। जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। तो लीस्ट रिएक्टिव में कौन होता है? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना। सो ये होते हैं जो आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। इसमें भी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द गोल्ड एंड प्लैटिनम जो इवन लेस रिएक्टिव है। फाइन, नेक्स्ट देखो, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बताओ क्या प्रोसेस करेंगे अगर हमें मेटल चाहिए उसके ऑक्साइड से? सो नेम द प्रोसेस। और इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर मान लो उन्होंने सिंपल जैसे आपको 3 मार्क्स में छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, तो हमें ना फिर इनफ एम्पल ऑफ क्वेश्चन जो है मतलब फ्रेम करके लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर हमें मेटल लेना है उसके ऑक्साइड से, और अगर हम मिडिल रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करें, या फिर अगर आप जो है लीस्ट रिएक्टिव है ना किसी उन केसेस में, तो एक्चुअली जो प्रोसेस अपन करते हैं दैट इज रिडक्शन, जो यूज होता है मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए, ठीक है। अब जैसे जिंक ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल एक कॉक जैसे जो कार्बन है इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, तो कार्बन क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, है ना। अब आप कार्बन की जगह और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम थर्माइट प्रोसेस में करते हैं। थर्माइट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आयरन का ऑक्साइड होता है सॉलिड, एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे जो आयरन मिलता है ना वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, लिक्विड। तो ये देखो आपने रिडक्शन कर दिया है, देख लो रिडक्शन कैसे हुआ, ये देखो Fe2O3 आयरन में आ गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसे ही तो रिडक्शन बुलाते हैं, है ना। तो ये जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किसने कराया रिडक्शन, एल्यूमिनियम ने। देखो एल्यूमिनियम में खुद ऑक्सीडेशन हो गया एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है।
नेक्स्ट देखो सवाल कहता है मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर को हमने हीट करा, ठीक है, विद द फॉलोइंग मेटल्स, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, zinc magnesium copper, in which case you will find displacement reaction taking place. Okay. तो हमने क्या किया, मतलब ये कह रहा है मेटालिक ऑक्साइड्स है हमारे पास जिंक के, है ना, मेटाल किसके, जिंक का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है. दे वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है, इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. बताओ, अगर हम हीटिंग करते हैं, लेट अस से जिंक ऑक्साइड है हमारे सामने, ठीक है, तो इसमें आपको किसके साथ रिएक्शन जो है मिल जाएगी. क्वेश्चन देखो, मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जिंक मैग्नीशियम कॉपर के हीट करे हैं इन मेटल्स के साथ, तो कह रहे हैं किसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखना जरा. अब मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और मैं जिंक के साथ ही रिएक्शन कर रही हूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर पाएगा, तो यहाँ तो नहीं हो सकता. अच्छा, अब देखते हैं जिंक ऑक्साइड में अगर मैं मैग्नीशियम डालूं तो रिएक्टिविटी सीज में चेक करो, मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक बाहर हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड का हमने कर दिया है रिडक्शन. ठीक है, ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम के रिएक्शन हो जाएगा. कॉपर अगर लेती हूँ जिंक ऑक्साइड के साथ, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है जिंक से, है ना, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा. अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिंक के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिंक के साथ नहीं होगा रिएक्शन. क्यों नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है. मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके मेटल ऑक्साइड से डिस्प्लेस करा सकता है. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं होगी रिएक्शन. कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कॉपर करा पाएगा डिस्प्लेस? बिल्कुल भी नहीं करा पाएगा. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और जिंक के साथ रिएक्शन है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा जो है आपका रिएक्टिव है, हो जाएगा. मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा है, कॉपर कॉपर को नहीं कर पाएगा. तो किस केस में रिएक्शन हो गई? तो ये वाले 3 केसेस में, जब जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ, कॉपर ऑक्साइड जिंक और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, है ना. क्योंकि ये लाइन लिख देना कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करा सकता है उसके सॉल्ट या मतलब उसके ऑक्साइड से. ठीक है, क्वेश्चन कहता है कौन से मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली. बताइए कौन से मेटल्स हैं जो इजीली कोरोड नहीं होने वाले हैं. तो इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, है ना. लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स पे ना वो क्या करते हैं, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर, लाइक अगर आप गोल्ड की बात करो, प्लैटिनम की करो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, नॉर्मली एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, है ना. इनके लिए तो एक्वा रिजिया बनाना पड़ता है, ध्यान है. ओके, नेक्स्ट कहता है एलॉयज क्या होते हैं. तो एलॉयज कौन होते हैं? क्लास 9th में भी पढ़ते हो. एलॉयज आर एक्चुअली द होमोजीनियस मिक्सचर्स. क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर्स है किसका? ऑफ मेटल्स, है ना, अलग अलग मेटल्स के, डिफरेंट मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर एक मेटल के साथ आप अलग अलग थोड़ा, है ना, मिक्सिंग कर दो. एक नॉन मेटल है, मल्टीपल मेटल्स ले लिए, जैसे कि आपका स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है. स्टेनलेस स्टील में हम आयरन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, निकल लेते हैं, क्रोमियम लेते हैं साथ में, है ना. तो स्टेनलेस स्टील आपका जो है वो बन जाता है विच इज एंटी कोरोजन, है ना, एंटी कोरोजन भी होता है. ओके, सो ब्रॉन्ज है आपके पास, कॉपर, टिन का एलॉय. तो काफी एलॉयज है विच आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर देन 2 मेटल्स, या मेटल एंड अ नॉन मेटल. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहते हैं कौन सा पेयर है दैट विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो NaCl सॉल्यूशन कॉपर मेटल के साथ कभी नहीं होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है सोडियम से. मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एल्यूमिनियम के साथ, याद करो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा. रिएक्टिविटी सेज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ. एल्यूमिनियम से पहले मैग्नीशियम आता है, तो नहीं होगा. ठीक है, FeSO4 और सिल्वर की भाई क्या मजाल, सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस करा दे, इतना नीचे आके रिएक्टिविटी सीज में नहीं होता. अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर आपने कॉपर के साथ लिया, हाँ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा. कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, सिल्वर विल बी आउट. फिजिकल स्टेट सबके लिख सकते हो, ये सॉलिड होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा मेथड सुटेबल है फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग.
फ्राइंग पैन को रस्टिंग से कैसे बचाएं? ग्रीस लगा दो। नहीं, टेम्परेरी है और ग्रीस लगा नहीं सकते हैं, है ना, उसमें यूटेंसिल में पेंट कर दो, पेंट विल ऑल्सो स्क्रैच ऑफ। कोटिंग ऑफ जिंक यानी गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन अगर कर देंगे तो आयरन पे जिंक की कोटिंग आ जाएगी विच इज रिलेटिवली ड्यूरेबल, सो या वी कैन डू दिस। ओके, सो जो एमसीक्यूज आते हैं ना, इनके तुमको ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशंस नहीं देने। ओके, एक एलिमेंट है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव अ कंपाउंड विच हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन द वाटर। तो क्या हो सकता है, थोड़ी थोड़ी आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है ना। एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड देता है, और आयनिक कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, और काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो और अच्छा। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन तो रेस से बाहर हो गया, नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। आयरन कैल्शियम में कंपेयर करें तो कैल्शियम आराम से इलेक्ट्रॉन्स भी दे देगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और पानी में भी सॉल्यूबल है, तो कैल्शियम ही हो सकता है। यस, नेक्स्ट देखो, कहता है फूड कैंस को टिन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं, क्यों? बेटा फूड कैंस को हम टिन से कोट करते हैं लेकिन जिंक से नहीं, क्योंकि जो जिंक होता है, जिंक क्या करेगा, आपके खाने के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हम वो केस नहीं ले सकते जो खाने में रिएक्शन है ना हो जाए। टिन जो है वो खाने से रिएक्ट नहीं करेगा, इट इज लेस रिएक्टिव। ओके, राइट। तो फूड कैंस को जो है कोटिंग करते हैं, जिंक इज लेस रिएक्टिव। इसको एक बार चेक। क्वेश्चन कहता है फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, सो बिकॉज जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, है ना। अब जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो खाने को कंटामिनेट कर देगा, रिएक्शन कर देगा, बट टिन जो है, टिन रिएक्ट नहीं करेगा खाने के साथ, सो विल नॉट कॉज द पॉइजनिंग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल कहता है यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स और एक स्विच दिया गया है। अच्छा, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? बताओ क्या कर सकते हैं, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच। तो भाई एक काम करो, आप मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ अगर कराना चाहते हो रिएक्शन, ये सारा यूज करके हैमर ले लो। हैमर से तो आप चेक कर सकते हो जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। कोयला अगर है कार्बन तो टूट जाएगा पूरा, है ना। जबकि गोल्ड सिल्वर अगर है, हैमर मारोगे तो शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच से आप उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो चेक कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड आपको पता है कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते। तो अगर आप एक बल्ब ले लोगे, है ना, उसको कनेक्ट कर दोगे वायर्स के थ्रू एक बैटरी से, है ना, सेल से, और स्विच लगा दोगे अगर बीच में, तो भाई ऐसा है, अगर आपने बीच में यहाँ पे एक मेटल लिया है ना वायर्स में, जैसे आयरन का नेल ले लो, तो जो बल्ब है ना ये ग्लो करेगा। ठीक है, अगर आप मान लो कुछ वुडन पीस ले लो या नॉन मेटल रख दो, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये आप पता लगा सकते हो, है ना। आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, देखो पहला पॉइंट, ठीक है, बीटन इनटू शीट्स एंड ऑल, इससे आप बता सकते हैं हैमर्स के साथ मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी आप चेक कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब आप बैटरी से इनको कनेक्ट करेंगे तो नॉन मेटल्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जबकि अगर मेटल से करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, कर सकते हैं। कहता है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो काफी बढ़िया है ये टेस्ट, है ना, डिफरेंस कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी से मेटल को शीट्स में कर सकते हैं, जो सिर्फ मेटल्स करेंगे, है ना। और इसी एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रिकल केबल्स, ट्रांसमिशन केबल्स में हम उसको यूज भी करते हैं, है ना। तो ये टेस्ट भी काफी यूजफुल है डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, बट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा ठीक है, बी पार्ट विल नॉट आस्क इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो हैं बेटा ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना। एसिड ले लो, बेस ले लो, दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड ले लो, जिंक ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, है ना। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके,
ठीक है, तो हम ऐसे फ्रेम करेंगे आंसर। देखो, तो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक एसिडिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, मेटल ऑक्साइड जो एसिड बेसिस दोनों से रिएक्ट करेंगे, है ना। एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ओके, अगला सवाल और करके दिया है, कहते हैं केमिकल रिएक्शन लिखो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ। यस, देखो अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन करती हूँ HCl के साथ, तो ये रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, एसिड और बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बना और पानी बनेगा। ठीक है, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा बेस के साथ भी रिएक्शन दे सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर देगा, तो सॉल्ट और वाटर जो है वो ही आपको मिला। ठीक है, तो देखो ये वाली इक्वेशन, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, NaAlO2, फॉर्मूला ध्यान से लिखना। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस में जब एग्जाम्पल पूछा गया हो, बैलेंस ना करो रिएक्शन, तो मार्क्स नहीं कटते हैं। ऐसे ही जिंक के साथ भी रिएक्शन पूछ सकता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, उसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, टू मेटल्स विच विल नॉट। देखो, एक तो सिल्वर अगर हमने ले लिया, कॉपर हमने ले लिया, तो बताओ अगर मैंने सिल्वर को डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया या कॉपर को, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं होगी। वहां पर नहीं होगी जहां पे मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, है ना। तो कॉपर और सिल्वर दोनों ही हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जो कर देंगे, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सोडियम को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराओ। आप फिजिकल स्टेट भी लिखोगे अगर इनकी, तो अच्छा रहेगा। जैसे डाइल्यूट HCl एक्वस है, ये एक्वस है, सोडियम सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है, तो यू आर गोइंग टू गेट NaCl, है ना, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम क्लोराइड यू विल गेट MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अगर मेटल की, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफाइनिंग पूरा पढ़कर जाना, जिसने नहीं किया मेरे वन शॉट सेशन से देख सकता है। तो बेटा जब हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग इज द प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन करना होता है, ओके, तो उसकी इम्प्योर, जैसे मेटल M है तो इम्प्योर M का आप क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। इम्प्योर M का आप एनोड बनाएंगे, इसको पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और जो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल का आप कैथोड बनाएंगे। थिन स्ट्रिप, ये पतला लेना है, इम्प्योर को बड़ा लेना है। ठीक है, एनोड कैथोड क्लियर है। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप सोल्यूशन लेंगे M का ही। ठीक है, सॉल्यूशन हमें लेना है ऑफ मेटल M विद एन एनायन, इसी का मेटल को जिसको प्योरीफाई करना है उसी का सोल्यूशन लेना है। तो कैथोड पे प्योर मेटल, एनोड पे इम्प्योर, एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर कॉपर, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बना सकते हैं, थिन पतला सा प्योर कॉपर को कैथोड, और अगर उसका सॉल्ट सोल्यूशन लेना है तो कॉपर सल्फेट आप ले सकते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग के लिए। Next question. Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown below. What will be the action of gas on dry litmus and the moist litmus? तो बताओ, अगर आप सल्फर पाउडर स्पैचुला पे लेते हो और उसे हीट करते हो, तो जो गैस कलेक्ट करोगे ड्राई लिटमस पे, मॉइस्ट लिटमस पे, उसका क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो, दे हैव गिवन अ, लाइक यहाँ पे हमने दिखाया भी हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। कैन यू सी? अच्छा, ये थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा देखो, ऐसा NCERT के अंदर आपको मिल भी जाएगा, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर बेटा हम सल्फर को हीट कर रहे हैं, है ना, फ्लेम के अंदर, तो सल्फर ऑक्सीजन से हीट होके सल्फर डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर आप ड्राई लिटमस टेस्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SO2 एसिड की तरह काम नहीं कर रहा। जबकि इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पानी से रिएक्ट करते हो तो सल्फ्यूरस एसिड मिलता है।
तो होता क्या है ना, ड्राई लिटमस पेपर में तो कोई कलर चेंज नहीं होता क्योंकि एसिड है ही नहीं, एसिड की तरह काम ही नहीं कर रहा है ना सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मॉइस्ट लिटमस पेपर लोगे ना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो ड्राई ही है, ये तो गैसियस फॉर्म में है, पर जैसे लिटमस पेपर में पानी के पार्टिकल्स होंगे ना तो ये पानी के साथ मिलके ना एसिड बना देगा। अब एसिड है तो H+ आए तो मतलब लिटमस टेस्ट होगा, तो ये एसिड है, तो एसिड में आपको जो, अगर आप लिटमस टेस्ट करते हैं, हमने जो लिटमस पेपर लिया है मॉइस्ट है ना, तो कलर चेंज होगा, ठीक है, आपका रेड कलरेशन आ जाएगा, एसिड टर्न ब्लू, लिटमस आल्सो रेड, ठीक है। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप कोई दो तरीके, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन से अच्छा, पेंटिंग से अच्छा आप अच्छा है अगर एलॉइंग बता दे, है ना, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है पेंटिंग, एलॉइंग एक परमानेंट सोल्यूशन है। गैल्वेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं, जैसे ये आयरन का आर्टिकल था, इसको जिंक के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, ये आयरन था और इसको जिंक में डुबो दिया, तो अब आयरन जो है ना हमारा, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो गई, तो ये जो आयरन है अब ये जिंक से प्रोटेक्टेड है। और जिंक की खास बात क्या है, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और ऑक्साइड लेयर बना लेता है, तो ये आयरन काफी हद तक प्रिवेंट हो जाता है गैल्वेनाइजेशन से, बट काफी हाई मेंटेनेंस तरीका होता है। नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, जैसे CO2 है हमारे पास, सॉरी नॉट नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है, जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन से ट्रीट कराती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। अब ये कैसा ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दो, अगर मैं CO2 गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ तो हमें ना कार्बोनिक एसिड मिलता है ना, और ये कार्बोनिक एसिड अब क्या है बेटा, दिस इज एन एसिड ऑब्वियसली, सो यस दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो वी कैन से नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, या फिर वी कैन से द न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, कर सकते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कैसे, जैसे कि मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसे होते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा एसिडिक नहीं बनाते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो वाटर को मत लिखना यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देना, तो दिस इज कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेता है, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। वाटर को अपन एक्चुअली मेनली एम्फोटेरिक कंसिडर करते हैं क्योंकि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है, तो इसको ना लेके न्यूट्रल अगर मेंशन करना है तो मेंशन कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये न्यूट्रल ही होते हैं, आप न्यूट्रल में इनको भी ले सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको क्या हो गया, पूरा जूम आउट हो गया, चलो, कहता है गिव रीजंस प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि काफी इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, है ना, तो मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हम इनको ज्वेलरी में यूज करते हैं, ड्यूरेबल भी हैं काफी। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को स्टोर करते हैं ऑयल के अंदर, रीजन सिंपल है, काफी रिएक्टिव होते हैं, वाटर और एयर से काफी रिगरसली रिएक्ट करके जो है फायर कैच कर सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसको यूटेंसिल्स के अंदर हम यूज करते हैं। पहले आंसर की फ्रेमिंग देखो, ज्यादा नहीं लिखना, प्लैटिनम गोल्ड आपने क्या लिखा, हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, आराम से जो है नहीं करेंगे, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी क्यों, क्योंकि इनका लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई रिएक्टिविटी है, तो काफी जल्दी जो है आग पकड़ लेते हैं, राइट, ओके। अब एल्यूमिनियम जो है वो हम फिर भी यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम पे ना फर्दर एक और ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो ऑक्साइड लेयर इसको फर्दर कोरोड होने से ना प्रिवेंट करती है, दैट इज वाई, ठीक है। लास्ट कहता है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये आपने मीडियम रिएक्टिविटी वालों में आपने टॉपिक पढ़ा था पहली बार कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से ना मेटल को निकालना डायरेक्टली मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्साइड से निकालना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑक्साइड हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड बना लेते हैं, उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके अपन मेटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इट्स ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री, क्योंकि मेटल्स को आराम से ऑक्साइड से निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोनेट्स एंड द सल्फाइड्स, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस. एक्सप्लेन व्हाई दीज सावर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स. टार्निश्ड कॉपर वेसल्स को लेमन से क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, एक तो कॉपर का जो कंटेनर है ना, तो उस पे जब CO2 आके अटैक करे, ऑक्सीजन और वाटर आके अटैक करे, तो इन तीन चीजों से भैया क्या होता है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो इसके ऊपर बन जाती है. बेसिक कॉपर कार्बोनेट, नाम क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. कलर ग्रीन, पहले कैसा था कॉपर? रेडिश ब्राउन. तो इसलिए ना हम एसिड्स को यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए. तो एसिड्स क्या करेंगी? इस बेसिक लेयर को जो बेसिकली रिमूव ऑफ कर देगी. तो इसीलिए सावर सब्सटेंसेस से इफेक्टिवली क्लीनिंग हो जाती है. ठीक है. दीज एसिड्स डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ठीक है, मेकिंग देम शाइनी रेडिश ब्राउन अगेन. डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आप रिएक्शन से दिखा सकते हैं वाया फ्लो चार्ट ऑल्सो. मेटल्स जो है दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स जनरली या एम्फोटाइट. नॉन मेटल्स जनरली आपके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना. मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाते हैं, नॉन मेटल्स नहीं कर पाते हैं. क्लोरीन के साथ मेटल्स क्लोराइड्स बनाते हैं जो आयोनिक होते हैं. नॉन मेटल्स कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं शेयरिंग के साथ, है ना. हाइड्रोजन के साथ मेटल्स हाइड्राइड्स बना लेते हैं जहाँ पे H नेगेटिव होता है. ये हाइड्रोजन के साथ भी कोवैलेंट ही हाइड्राइड्स बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ goldsmith. He promised to bring back the glitter of all old and dull gold ornaments. अनसस्पेक्टेड लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम. जो उसने डिप कर दिए एक सोल्यूशन में, बैंगल्स चमकने लगे लेकिन जो वजन था बैंगल्स का वो हल्का हो गया. तो कहता है लेडी अपसेट हो गई और आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट. कैन यू प्ले द डिटेक्टिव एंड फाइंड आउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन दैट ही हैज यूज्ड. बताओ भाई, हम तो गोल्ड और सिल्वर मतलब नॉट सिल्वर, हम तो गोल्ड और प्लैटिनम की रिएक्शंस ही देखते रहे. किससे रिएक्ट करेंगे ये? हमें तो देखा ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन वाटर तो दूर. तो ये कहाँ रिएक्ट कर जाता है? एक्वा रीजिया में. एक्वा रीजिया क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन 3:1 रेशो में. ठीक है, 3:1 में ये एक्वा रीजिया है. और ये जो एक्वा रीजिया है इट विल डिसॉल्व द नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स लाइक यस एक्वा रीजिया, जैसे आपका गोल्ड है ना, प्लैटिनम है, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. अब डिसॉल्व होने का रीजन भी होता है एक्वा रीजिया से ना तुम्हें नेसेंट क्लोरीन मिलता है, दैट इज फ्री क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन. बेसिकली फ्री से अच्छा और एटॉमिक क्लोरीन बोलोगे तो सही रहेगा. तो ये काफी रिएक्टिव होता है. तो जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड तुरंत से क्या करेगा? नेसेंट क्लोरीन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेगा. राइट. या ऐसा ही काम प्लैटिनम भी करता है. प्लैटिनम भी नेसेंट क्लोरीन के साथ मिलके जो है कॉम्प्लेक्सेशन कर देगा और यहाँ से आपका ना रिएक्टिव वो डिसॉल्व हो जाते हैं. गिव रीजन कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील. बताओ, कॉपर को हम यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने में लेकिन स्टील को नहीं, जबकि स्टील एलॉय है. क्योंकि कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील. ठीक है, बढ़िया कंडक्टर है. दूसरा, कॉपर का कोरोजन आराम से नहीं होता. ठीक है. तीसरा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर, जबकि आयन करता है. ये काट दो पॉइंट, स्टील को रोज इजीली. ठीक है, ये लिख लो, बेटर कंडक्टर है हीट. कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ किसी भी टेम्परेचर पे, ये हम जानते हैं. जबकि आयरन रिएक्ट कर जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, वो आयरन रिएक्ट कर जाता है. ठीक है. तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे. तो कोई भी वन शॉट सेशन अगर आपने मिस किया है तो प्लीज मेक श्योर आप उसको जरूर देख ले. बहुत लेंथी सेशंस नहीं बनाए हैं और भी नई सीरीज हम इस चैनल के ऊपर प्लान करके ला रहे हैं. तो मेक श्योर कि आप सारे सेशंस को अटेंड करें. कोई भी कंफ्यूजन है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच गाइज. इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए गए हैं तो प्लीज वहां से डाउनलोड कर लेना PDF. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.